हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। ईश्वर से आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। आपको पहले ही विदित है कि 2021 और 22 में एनसीईआरटी कोर्स लागू कर दिया गया है और उसमें जो कक्षा 12 है उसमें पॉलिटिकल साइंस की 2 बुक चल रही हैं। ठीक है, फर्स्ट बुक है समकालीन विश्व की राजनीति। ठीक है, तो समकालीन विश्व की राजनीति फर्स्ट बुक है और उस बुक का प्रथम अध्याय है शीत युद्ध का दौर 1945 से 1990 के बीच में। तो इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। सब्सक्राइब के पैसे नहीं लगते और आप जो हम वीडियो डालेंगे वो आप तक पहुंच जाएगा और हम पर लगातार वीडियो डालने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आपको कठिनाइयाँ ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले इस जो यूनिट है उसका अपन परिचय देखने का प्रयास करेंगे कि अपन इस यूनिट में क्या पढ़ने वाले हैं। परिचय इंट्रोडक्शन यानी परिचय अपन पढ़ने वाले हैं। परिचय में अपन ये देखेंगे 3 महत्वपूर्ण बात इसमें देखने वाले हैं पूरे यूनिट में, यानी पूरे यूनिट का सार मैं इस परिचय में समझाऊंगा। उसको आप ध्यान से बिल्कुल समझ लेना, पेन कॉपी हाथ में रखो। सबसे पहली चीज इसमें यह देखने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार 1945 से 1990 के बीच में शीत युद्ध का दौर रहा। विश्व 2 गुटों में बंट गया। पहला गुट था संयुक्त राज्य अमेरिका जो पूंजीवादी विचारधारा का समर्थन करता था। दूसरी तरफ जो गुट था वो सोवियत संघ था, यानी यूएसएसआर जो साम्यवादी विचारधारा का समर्थन करता था। इन दोनों के बीच में विचारधारा बिल्कुल अलग थी। विचारधारा अलग होने के कारण इनके बीच में द्वंद्व चला। इनके बीच में विश्व की महाशक्ति बनने की होड़ मच गई, क्योंकि आपको एक बात नोटिस की होगी कि जो 1945 है उससे पहले यानी 1939 से 1945 तक शीत युद्ध चला, द्वितीय विश्व युद्ध चला और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 2 महाशक्तियां शेष रह गई, सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका। सोवियत संघ को रूस भी कहा जाता है। तो एक द्वंद्व सा छिड़ गया, कोई बड़ा युद्ध इनके बीच में नहीं लड़ा गया। लेकिन शीत युद्ध क्या था कि यह एक वाक युद्ध था। इसमें गोली से ही प्रहार किया गया था, कोई बड़ी हानि नहीं हुई थी क्योंकि यूएनओ इस समय विद्यमान था। दूसरी पॉइंट इसमें महत्वपूर्ण ये भी देखेंगे कि उस समय गुट निरपेक्ष आंदोलन भी चलाया गया था शीत युद्ध के साथ साथ ही। लेकिन गुट निरपेक्ष आंदोलन में वे देश सम्मिलित थे जो न तो संयुक्त राज्य अमेरिका में सम्मिलित हुए न ही सोवियत संघ गुट में सम्मिलित हुए। वो अलग ही रहना चाहते थे, दोनों की राजनीति में पढ़ना नहीं चाहते थे। ठीक है, तो उन्होंने जो आंदोलन चलाया उसे गुट निरपेक्ष आंदोलन कहते हैं। किस प्रकार गुट निरपेक्ष आंदोलन ने इन दोनों राष्ट्रों को चुनौती दी, तो अपन एक एक करके देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहली चीज अपन देखने वाले हैं कि शीत युद्ध 1945 से 1990 तक चला। ठीक है, इसमें 2 महाशक्तियां सामने आई, अपन के सामने 2 महाशक्तियां आई। पहली जो महाशक्ति थी संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, इसे गुट भी बोल सकते हैं, यानी अपन ये भी बोल सकते हैं कि गुट क्या बोलेंगे अपन इसको, ऐसे भी बोल सकते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका गुट। ठीक है, गुट भी बोल सकते हैं, महाशक्ति भी आप बोल सकते हो। दूसरी जो महाशक्ति सामने आई वो सोवियत संघ था। सोवियत संघ। ठीक है, इसे भी अपन गुट बोल सकते हैं, सोवियत संघ गुट। ठीक है, तो ये 2 महाशक्तियां विश्व में आ गई और इनको पहली बात तो ये हो गई कि 1945 से 1990 के बीच में विश्व 2 गुटों में बट गया, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ। इनके बीच में
महाशक्ति बनने की होड़ मच गई, यानी महाशक्ति, विश्व की महाशक्ति बनने की होड़ मच गई। ठीक है, कि विश्व की महाशक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका ये चाह रहा था कि मैं महाशक्ति बन जाऊं विश्व की, सोवियत संघ ये चाह रहा था कि मैं महाशक्ति बन जाऊं विश्व की, अब संयुक्त राज्य अमेरिका को पछाड़कर। लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका आखिरकार में कामयाब हो जाता है। 1990 को सोवियत संघ का विघटन हो गया, टूट गया। इसके बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व की महाशक्ति बन गया। आप देखोगे कि वर्तमान में भी संयुक्त राज्य अमेरिका ही विश्व की महाशक्ति है, जिसे एक ध्रुवीय विश्व के नाम से जाना जाता है। तो होड़ मच गई। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट इसमें बात ये देखेंगे अपन। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है इसमें कि इस समय गुट निरपेक्ष आंदोलन चलाया गया था। गुट निरपेक्ष आंदोलन, यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन चलाया गया था, और इस गुट निरपेक्ष आंदोलन ने इन दोनों महाशक्तियों को चुनौती दी। ठीक है, इसमें तीसरी बात ये देखेंगे कि गुट निरपेक्ष आंदोलन में जो देश थे, यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन में जो सम्मिलित देश थे, उन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति किस प्रकार ठीक की। आर्थिक स्थिति सुदृढ़ किस प्रकार की, यह भी देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि गुट निरपेक्ष आंदोलन में वह देश सम्मिलित थे जिनकी आर्थिक स्थिति खराब थी, क्योंकि ये देश 1945 के बाद अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका में स्वतंत्र हुए थे। ये इन पर ब्रिटेन का राज था। अपन भी उस टाइम में ही 1947 में आज़ाद हुए थे ब्रिटेन से। तो इनकी गुलामी के कारण इनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। गुट निरपेक्षता का मतलब ये होता है कि गुट प्लस निरपेक्ष, यानी गुटों की राजनीति से बिल्कुल दूर होना। ये दोनों उस समय गुट थे, तो इनकी राजनीति से गुट निरपेक्ष आंदोलन में भाग लेने वाले देश बिल्कुल दूर थे। ये चाह रहे थे कि इन देशों को आर्थिक सहायता देकर अपने गुट में सम्मिलित किया जाए, लेकिन इनमें से कुछ देश तो इसमें सम्मिलित हो गए थे, कुछ देश सम्मिलित नहीं हुए। इसका महत्वपूर्ण कारण ये था कि अभी ये गुलामी से मुक्त हुए थे, ब्रिटेन और फ्रांस की गुलामी से। अब ये चाह रहे थे कि यदि अपन इन दोनों गुटों में से एक में भी सम्मिलित हो जाते हैं ना, क्योंकि ये सहायता देकर अपने गुट में सम्मिलित कर रहे थे, ये चाह रहे थे कि यदि अपन इसमें सम्मिलित हो जाएंगे तो वापस इनका नियंत्रण हो जाएगा और हम गुलाम हो सकते हैं। इसलिए ये बिल्कुल अलग थे और इन्होंने एक आंदोलन चलाया कि और अन्य देशों को भी ये प्रोत्साहित किया है कि आप इन दोनों गुटों में सम्मिलित मत हो। तो इस प्रकार ये गुट निरपेक्ष आंदोलन चला, इन दोनों राष्ट्रों को चुनौती दी और अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने का प्रयास किया। इसीलिए इस गुट निरपेक्ष आंदोलन ने नई अंतर्राष्ट्रीय विकास व्यवस्था की स्थापना करने का प्रयास किया, यानी नई अंतर्राष्ट्रीय विकास व्यवस्था की स्थापना करने का प्रयास किया। और अंत में अपन ये जानेंगे, इस यूनिट में अंत में अपन ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो भारत है, भारत भी गुट निरपेक्ष आंदोलन में सम्मिलित हुआ था। भारत इन दोनों राष्ट्रों में सम्मिलित न होकर दोनों से बेहतर संबंध स्थापित किए, लेकिन दोनों गुटों में सम्मिलित नहीं हुआ। भारत की आर्थिक स्थिति भी खराब थी, इन दोनों गुटों से कोई मदद नहीं ली और दोनों का सम्मान किया, लेकिन कोई गुट में सम्मिलित नहीं हुआ और गुट निरपेक्ष आंदोलन में सम्मिलित था। गुट निरपेक्ष आंदोलन में चलाने में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। इस समय भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इस प्रकार इसमें चौथे नंबर पे अंतिम में ये देखने का प्रयास करेंगे कि भारत
भारत की भूमिका, यानी गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भारत की भूमिका क्या रही और गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने भारत की स्थिति को सुदृढ़ करने में कितनी कितनी भूमिका निभाई थी। इसके बाद फ्रेंड्स हमने परिचय देखा और अब अपन एक महत्वपूर्ण संकट देखने वाले हैं, ये है क्यूबा। क्यूबा मिसाइल संकट। मिसाइल संकट मिसाइल संकट ये क्यूबा मिसाइल संकट क्या था, शॉर्ट में समझने का प्रयास करो, विस्तार से मैं समझा दूंगा आपको क्लियरली। ये क्यूबा क्या है भाई? क्यूबा एक देश है। क्यूबा अमेरिका के तट पर स्थित देश है, एक द्वीपीय देश है, यानी इसके चारों ओर जल ही जल है और ये अमेरिका के तट, यानी अमेरिका जो देश है उसके तट पर स्थित है। इस पर सोवियत संघ का शासन था सीधा, क्योंकि सोवियत संघ इसको सहायता प्रदान करता था। लेकिन 1961 को, मैं बोर्ड पर लिखा भी दूंगा, 16 अप्रैल 1961 को क्यूबा पर, यानी क्यूबा में सोवियत संघ ने मिसाइल लाद दी, यानी मिसाइल तैनात कर दी और वो कभी भी अमेरिका पर आक्रमण कर सकता था। अमेरिका को जब इस बात का पता चला तो उसको मन में एक डाउट होने लगा कि भाई परमाणु युद्ध आरंभ हो सकता है दोनों देशों के बीच में। इसलिए अमेरिका ने सोवियत संघ को आदेश दिए कि आप हमारे जो जंगी जहाज है उसको आगे आने दिया जाए और सोवियत संघ से आने वाले जंगी जहाज क्यूबा तक उनको वापस मोड़ दिया जाए। इसे ही उस समय मिसाइल संकट कहा जाता है। विश्व के जो देश हैं उस समय सभी देशों को बहुत भयंकर दुख जताया उन्होंने कि युद्ध होगा तो बहुत ही हानि उठानी पड़ेगी, लेकिन इनके बीच में युद्ध नहीं हुआ और बड़ी हानि होने से बच गए। तो ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर मिसाइल, यानी जो क्यूबा है, क्यूबा एक देश है, ठीक है। इसकी जो स्थिति है ये कहाँ पर स्थित है? जो अमेरिका है, अमेरिका के तट पर स्थित है, तट पर स्थित है, ठीक है। और यह जो क्यूबा है वो एक द्वीपीय देश है, यह एक द्वीपीय देश है, यानी इसके चारों ओर जल ही जल है क्यूबा के, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि क्यूबा अमेरिका के तट पर स्थित है और यह एक द्वीपीय देश है। द्वीप किसे कहते हैं? जो चारों ओर जल से घिरा हो, वह स्थल भाग जो चारों ओर जल से घिरा होता है उसे द्वीपीय देश कहा जाता है। अब बात यह आती है कि क्यूबा पर नियंत्रण किसका था? क्यूबा पर सोवियत संघ का नियंत्रण था। ये जो क्यूबा है उस पर सोवियत संघ का नियंत्रण था, क्योंकि उस समय विश्व 2 गुटों में बटा हुआ था और उसमें से सोवियत संघ जो था, सोवियत संघ का नियंत्रण था, ठीक है, नियंत्रण था इस क्यूबा पर। यह क्यूबा को वित्तीय सहायता देता था, वित्तीय सहायता देता था तथा क्यूबा पर इसका शासन भी स्थापित था, शासन भी स्थापित था, ठीक है। आपको बात क्लियर ही समझ में आ गई कि सोवियत संघ का क्यूबा पर नियंत्रण था, क्यूबा को वित्तीय सहायता देता था,
यानी सोवियत संघ क्यूबा को वित्तीय सहायता देकर अपने गुट में सम्मिलित कर रखा था इसने, और यहाँ पर शासन भी सोवियत संघ का ही स्थापित था। लेकिन बात कब बिगड़ी? अमेरिका को कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि सोवियत संघ इस पर शासन करता है, लेकिन बात कब बिगड़ी? अप्रैल 1961 को। अप्रैल 1961 यानी अप्रैल 1961 को जो सोवियत संघ के जो नेता थे, सोवियत संघ के जो नेता थे उनको चिंता हुई, यानी इन नेताओं को चिंता हुई कि क्यूबा अमेरिका के तट पर स्थित है, अमेरिका क्यूबा पर आक्रमण न कर दे। सोवियत संघ को यह लगा, सोवियत संघ के नेताओं को यह लगा कि अमेरिका कहीं क्यूबा पर आक्रमण न कर दे, और आक्रमण करके जो क्यूबा के जो राष्ट्रपति हैं, यानी क्यूबा के जो राष्ट्रपति थे उस समय कौन थे? क्यूबा के राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो, ठीक है। फिदेल कास्त्रो उस समय क्यूबा के राष्ट्रपति थे, और अमेरिका उस पर आक्रमण करके उसे हटा न दे पद से। इसी कारण सोवियत संघ को ये भय सता रहा था। इसीलिए 1962 को सोवियत संघ के प्रमुख नेता उस समय कौन थे? प्रमुख नेता उस समय थे निकिता क्रुश्चेव उस समय सोवियत संघ के प्रमुख नेता थे। इन्होंने क्या किया कि क्यूबा में मिसाइल तैनात कर दी, ठीक है। क्या हुआ कि ये जो क्यूबा है वहाँ पर मिसाइल तैनात कर दी इस सोवियत संघ के प्रमुख नेता निकिता क्रुश्चेव ने। यह क्रुश्चेव सोवियत संघ का प्रमुख नेता था, और ये कभी भी क्यूबा से अमेरिका पर आक्रमण कर सकता था। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी कि क्यूबा मिसाइल संकट, क्यूबा अमेरिका के तट पर स्थित एक द्वीपीय देश है। इस पर जो सोवियत संघ उसका नियंत्रण स्थापित था। क्यूबा को सोवियत संघ वित्तीय सहायता देता था और यहाँ पर शासन स्थापित कर रखा था, ठीक है। बात अप्रैल 1961 की है। सोवियत संघ के नेता उस समय, यानी जो नेता थे सोवियत संघ के, उनको चिंता सताई कि जो अमेरिका है वो क्यूबा पर आक्रमण न कर दे, और वहाँ का जो राष्ट्रपति कौन था? फिदेल कास्त्रो, उस पर आक्रमण करके उसको गद्दी से न हटा दे। इसीलिए एक वर्ष बाद यानी 1962 को सोवियत संघ के प्रमुख नेता निकिता क्रुश्चेव ने एक प्लान रचा, और वो ये चाहता था कि सोवियत संघ है ना, जो क्यूबा में मिसाइल तैनात करेगा और अमेरिका पर कभी भी आक्रमण कर सकता है। यहाँ तक हमने पूरी डिटेल समझ ली। अब अमेरिका विपक्ष में क्या करेगा वो अपन आगे देखेंगे। अमेरिका को इस घटना का पता कौन सी घटना? सोवियत संघ ने क्यूबा में मिसाइल तैनात कर दी, परमाणु मिसाइल है।
इस बात का पता, इस एक तरह की एक घटना ही थी क्योंकि अमेरिका पर कभी भी वो आक्रमण कर सकता था। इस घटना का पता उसको 3 हफ्ते बाद चला। 3 हफ्ते बाद में पता चला, ठीक है। 3 हफ्ते बाद में अमेरिका को पता चल गया कि क्यूबा पर मिसाइल तैनात हो चुकी है। अब क्या हुआ कि यहाँ अमेरिका का जो प्रमुख नेता था यानी राष्ट्रपति, कौन था? राष्ट्रपति, इस समय राष्ट्रपति थे जॉन एफ कैनेडी, ठीक है। यहाँ के प्रमुख राष्ट्रपति थे और राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी और इसके जो सलाहकार थे उनके मन में ये चल रहा था कि कहीं सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में परमाणु युद्ध आरंभ न हो जाए। लेकिन वो दृढ़ थे, अमेरिका दृढ़ था कि उसने आदेश दिए सोवियत संघ को कि वो डर नहीं रहा था अमेरिका कि हमारे पर परमाणु हमला कर देगा, लेकिन वो दृढ़ था कि उसने आदेश दिए सोवियत संघ को कि आप हमारे जंगी जहाज, यानी इन्होंने आदेश दिया सोवियत संघ को, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, सोवियत संघ को आदेश दिया कि अमेरिका के जो जंगी जहाज हैं, अमेरिका के जंगी जहाज को आगे बढ़ने दिया जाए, ठीक है, आगे बढ़ने दिया जाए। प्लस सोवियत संघ के जो जंगी जहाज हैं, सोवियत संघ यानी आगे बढ़ने दिया जाए। कहाँ बढ़ने दिया जाए? जो क्यूबा है उसके आगे बढ़ने दिया जाए, क्योंकि अमेरिका के तट पर क्यूबा स्थित था और क्यूबा यानी अमेरिका के जो जहाज जाएंगे वो क्यूबा से होते हुए जाते थे, तो इन जहाज़ों को रोका न जाए और जो सोवियत संघ से जो क्यूबा की ओर जो जहाज आ रहे हैं उनको रोका जाए। सोवियत संघ के जंगी जहाज़ों को रोका जाए, जंगी जहाज़ों को रोका जाए या वापस मोड़ लिया जाए, वापस भेज दिया जाए उनको सोवियत संघ की तरफ, क्यूबा की तरफ न आने दिया जाए। इस शर्त को, इन आदेश को सोवियत संघ ने स्वीकार कर लिया और अपनी जहाज़ों की गति को धीरे धीरे धीमी कर दिया। वापस नहीं लौटे, लेकिन क्यूबा की तरफ आने वाली जहाज़ों को उन्होंने धीमी गति कर ली ताकि अमेरिका को ये लगे कि वो वापस भेज रहा है सोवियत संघ अपनी जंगी जहाज़ों को, और अमेरिका की जो जंगी जहाज थी उनको आगे बढ़ने दिया गया, ठीक है। तो इस प्रकार जो ये संकट दोनों देशों के बीच में उत्पन्न हो गया उसे मिसाइल संकट के नाम से जाना जाता है। उस समय यदि ये युद्ध हो जाता तो परमाणु बम्बों की बारिश होती और सभी देशों को हानि उठानी पड़ती, जिस प्रकार जापान को उठानी पड़ी थी, परमाणु बम से हमला किया गया था अमेरिका के द्वारा। वही हानि ही उस दोबारा उठानी पड़ सकती थी, या तो अमेरिका को उठानी पड़ती, क्योंकि अमेरिका को या सोवियत संघ को भी सबको उठानी पड़ती भाई। परमाणु बम का जब हमला होता है तो बहुत ही विनाश होता है। लोग डरे सहमे थे कि कहीं इनके बीच में परमाणु युद्ध आरंभ न हो जाए, लेकिन छोटी मोटी गलतियां चलती रही और शीत युद्ध चलता रहा, लेकिन कोई बड़ा हमला नहीं हुआ। आज की वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। छोटी वीडियो बनाएंगे, ज़्यादा आधे घंटे की वीडियो हो जाएगी अब। तो यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, क्योंकि जो पार्ट 2 बनाऊँ मैं इस पर,
तो वो आप तक पहुंच जाए। नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन को भी दबा देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।